हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 7 पढ़ रहे हैं। पार्ट 7 के अंतर्गत आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि आयनन ऊर्जा किसी परमाणु की धनायन बनने की प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, हमने आयनन ऊर्जा में ये पढ़ा था। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी गैसीय परमाणु के ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति का माप होती है। आयनन ऊर्जा कब आवश्यक होती है? इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु से रिमूव होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जस्ट इसके विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी गैसीय या आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होती है। इसे हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे शो किया गया है। X एक एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है, G लिखा हुआ है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होती है। इसे हम डेल्टा HeA से डिनोट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है। जिस प्रकार क्रमवार इलेक्ट्रॉन निकालने पर प्रथम, द्वितीय आदि आयनन ऊर्जा होती है, उसी प्रकार 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता डेल्टा HeA1 हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होगी, जबकि सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि द्वितीय व तृतीय इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से जुड़ता है, जबकि द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन एक ऋणायन से जुड़ते हैं। यही कारण है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है और बाकी की जो होती है सेकंड, थर्ड, वो पॉजिटिव होती है। अतः ऋणायन व इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण के कारण हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन के प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, मीन्स ऑक्सीजन में जब पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो एक 141.1 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलती है। लेकिन जब उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो होती है 704.3 किलो जूल पर मोल। अतः टोटल जो एनर्जी हुई वो कितनी हुई? 563.2 किलो जूल पर मोल ऊर्जा ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर देनी पड़ी, या उससे O2 माइनस बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की कुल मात्रा 563.2 किलो जूल हुई। परंपरागत तौर पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी परमाणु के संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा है। मीन्स किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अतः ऊष्मागतिकी के अनुसार थर्मोडायनेमिकली जो है ऋणात्मक चिन्ह इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए धनात्मक मान भी प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को ऋणायन की आयनन ऊर्जा के समान माना जाता है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी गई है इससे हम समझ सकते हैं, X जो है वो एक एटम है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ये एनायन में कन्वर्ट होता है, और जो एनर्जी मुक्त होती है उसको हम डेल्टा H1 से डिनोट करते हैं, या डेल्टा HeA भी लिख सकते हैं। EA का यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो X माइनस है जो एनायन बना है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन को अगर हम जोड़ते हैं तो जो एनर्जी मुक्त होती है उसे हम डेल्टा H2 से डिनोट करते हैं, जो कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता एनर्जी होती है। ये होती है
डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा HIE, यानी कि जो आयनन ऊर्जा है उसके बराबर, तथा डेल्टा H1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H2। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण बॉर्न हैबर साइकिल द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधि, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का प्रयोगों द्वारा सीधे निर्धारण बहुत कठिन होता है। मीन्स हम इसको एक्सपेरिमेंटली, हम डायरेक्टली इसको निर्धारण नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको नहीं बता सकते हैं। अतः अधिकांश तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सैद्धांतिक गणनाओं द्वारा परोक्ष विधि द्वारा बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से ज्ञात की जाती है। मतलब कहने का यह है कि इसे प्रैक्टिकली जो है वो डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता है, इसलिए इसे थियोरेटिकली बॉर्न हैबर साइकिल द्वारा इसकी गणना की जाती है। बॉर्न हैबर साइकिल क्या है? बॉर्न हैबर साइकिल एक सैद्धांतिक ऊर्जा चक्र है जिसे मैक्स बॉर्न तथा हैबर ने हेंस के नियम का पालन करते हुए दिया था, जो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। इट मीन्स ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है टोटल वो 0 होता है, चेंजेस 0 होते हैं। मूल रूप से बॉर्न हैबर चक्र द्वारा इलेक्ट्रॉन की गणना की जाती थी। ठीक है, पहले क्या होता था कि इस साइकिल द्वारा इलेक्ट्रॉन की गणना की जाती थी, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए जाते थे, किंतु अब इसके कई सारे अनुप्रयोग है, कई सारी एप्लीकेशंस हैं। बॉर्न हैबर चक्र द्वारा NaCl बनने की प्रक्रिया को निम्न पदों में पूर्ण किया जाता है। तो NaCl बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम बॉर्न हैबर साइकिल द्वारा समझ सकते हैं, जिसके कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है, ये बॉर्न हैबर चक्र है जिसमें NaCl का निर्माण हो रहा है। तो NaCl का निर्माण किस तरह से हो रहा है इसको हम देखते हैं। इस चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि सोडियम के लिए सबसे पहले देखते हैं। सोडियम के लिए ठोस सोडियम को गैसीय एवं सोडियम आयन बनाने के लिए डेल्टा H SUB का मतलब यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी, उदरपातन ऊष्मा है, तथा IE का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए सोडियम है, ये सॉलिड स्टेट में है इसलिए यहाँ पर S लिखा हुआ है। अब इसका सब्लिमेशन होगा तो जो एनर्जी मुक्त होगी वो डेल्टा H SUB से डिनोट होगी और फिर ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे G का मतलब है सोडियम अभी गैसीय अवस्था में है। उसके बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी IE की आवश्यकता होगी और ये सोडियम जो है वो धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लोरीन के लिए हम देखते हैं। तो क्लोरीन के लिए क्लोरीन अणु को क्लोरीन परमाणु तथा क्लोराइड आयन बनने के लिए डेल्टा H DISS मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा है, तथा EA इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये देखिए ये जो क्लोरीन है वो अभी गैसीय अवस्था में है। ठीक है, इसका डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन एनर्जी की आवश्यकता होगी, वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फिर जो क्लोरीन है उसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और जो क्लोरीन है वो ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस स्टेप में सोडियम जो है वो धनायन में कन्वर्ट हो रहा है और इस स्टेप में जो क्लोरीन है वो ऋणायन में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों प्रकार के आयन, कौन से दोनों प्रकार के आयन? सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस यानी कि केटायन और एनायन, ये दोनों क्या करेंगे, संयोग करके अब क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सोडियम हमें धनायन के रूप में प्राप्त हो गया और इस स्टेप से जो क्लोरीन है वो एनायन के रूप में प्राप्त हो गया। अब इन दोनों का क्या होगा, कंबाइन होंगे, ये दोनों, इनका संयोग होगा और ये इस तरह से NaCl का निर्माण होगा। U जालक ऊर्जा
है जो कि NaCl के क्रिस्टल, जब NaCl मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो वो निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं और इसे U से डिनोट करते हैं। प्रायोगिक तौर पर सोडियम क्लोराइड के निर्माण से डेल्टा HF यानी कि संभवन ऊर्जा का ज्ञान होता है। अभी देखिए Na+ और Cl- ये दोनों कंबाइंड होकर के NaCl बने, तो ये U यहाँ पर जो है वो जालक ऊर्जा ये निकली। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर Na और ये Cl ये कंबाइंड होते हैं और संभवन ऊर्जा ये डेल्टा HF का ज्ञान होता है और Na और Cl मिलकर के यहाँ पर भी NaCl बना रहे हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली है और ये बॉर्न हेबर साइकिल द्वारा समझाया गया है। NaCl के लिए U तथा Ea को छोड़कर सभी मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि जालक ऊर्जा U का मान हमें ज्ञात होता हो तो इस मान को बॉर्न हेबर साइकिल द्वारा प्राप्त समीकरण में रखकर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्ञात किया जा सकता है। बॉर्न हेबर चक्र द्वारा जो समीकरण प्राप्त होती है उसमें हम सभी एनर्जी के मान रखकर इलेक्ट्रॉन बंधुता निकाल सकते हैं। अभी हमने NaCl के लिए बॉर्न हेबर साइकिल देखा था जिसमें हमें कई सारी ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसमें जो ऊर्जाएं होती है वो क्या क्या होती है? सबसे पहले है डेल्टा HF यानी कि संभवन ऊर्जा, ओके। उसके बाद में यहाँ पर डेल्टा HSUB सब्लिमेशन एनर्जी, IE आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा HDISS डिसोसिएशन एनर्जी और EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो U है वो है जालक ऊर्जा। तो इन सभी एनर्जी का योग जो है वो कितना आएगा? 0, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि बॉर्न हेबर साइकिल जो है उस प्रक्रम में ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो 0 होगा और यही कारण है कि इन सबको अगर हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब हम NaCl के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हैं। NaCl के लिए डेल्टा HF की वैल्यू होती है 411 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से डेल्टा HSUB यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू होती है 108 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है 495 किलो जूल पर मोल और डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसको हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 122 किलो जूल पर मोल और जालक ऊर्जा की जो वैल्यू है वो है -788 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हमारे पास में डेल्टा HF, डेल्टा H सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी और जालक ऊर्जा, इन सब की वैल्यू हमें ज्ञात है। तो हम इस वाले समीकरण में इन सब की वैल्यू रख करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए इन सब की वैल्यू रखते हैं। तो EA हमें ज्ञात करना है, तो EA इक्वल टू 411 प्लस 108 प्लस 495 प्लस 122 और ये जालक ऊर्जा माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है, -788। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी वो होगी 349 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हम ये जो इक्वेशन है सभी एनर्जी को एडिशन करके और इस इक्वेशन में एनर्जी की वैल्यू रख के किसी भी कंपाउंड के लिए हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं बॉर्न हेबर साइकिल द्वारा। तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसके निर्धारण की ये एक विधि थी बॉर्न हेबर साइकिल कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन बंधुता निकाल सकते हैं बॉर्न हेबर साइकिल द्वारा। तो इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन बंधुता की जनरल बातें और इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधि मैंने आपको बताई है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक
और इलेक्ट्रॉन बंधुता के पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ट्रेंड्स क्या होते हैं, किस तरह से उसमें वेरिएशन होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।